जय हिंद दोस्तों। आज हम 9 फरवरी 2024 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम इम्पोर्टेंट जीके भी देखेंगे और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन लिंक पर क्लिक करके ग्रुप से जुड़ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है तो वह है चीन। नवीकरणीय ऊर्जा जो स्वच्छ ऊर्जा है, हरित ऊर्जा होती है, जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये किसके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और जो जीवाश्म ऊर्जा स्रोत होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, यह हमारे परंपरागत अर्थात इनके दहन के द्वारा वायु प्रदूषण होता है या पर्यावरण में प्रदूषण होता है। अगर हम देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार चीन नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता वृद्धि करने में विश्व में प्रथम स्थान पर है। कुल विश्व के द्वारा कितने गीगावाट बिजली का नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन बढ़ा है तो यह हुआ है 510 गीगावाट क्या है नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि हुई है, जो 50% है। और इसमें से सबसे ज़्यादा चीन के द्वारा 360 गीगावाट बिजली उत्पादन की गई नवीकरणीय संसाधनों से। दूसरे स्थान पर है संपूर्ण यूरोप और तीसरे स्थान पर है यूएसए। अगर हम देखें भारत कौन से स्थान पर है तो भारत ने 2017 से 2022 के बीच 51 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि की है। कितने? 51 गीगावाट 5 वर्ष में। COP 28 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? COP 28 का तो यूएई में इसका आयोजन हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। और यहाँ पर विश्व में टारगेट रखा था कि 2030 तक हमें 11,000 गीगावाट जो बिजली है यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनानी है। अगर हम देखें COP पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी तो पहली बैठक इसकी हुई थी बर्लिन, जर्मनी। आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, यह 22 जनवरी 2024 को प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों की घर पर सौर ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को प्रारंभ करना, अर्थात सोलर पैनल लगाना। और यहाँ पर 1 माह की 300 यूनिट बिजली फ्री देने के इसके तहत क्या है सरकार की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है तो हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है और इसे पीली नदी या येलो रिवर भी कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है और चीन का जो शंघाई शहर है वो इस नदी के किनारे स्थित है और इसी नदी पर 3 जार्ज बांध भी निर्मित है यांगटीसी नदी पर। अब हम आगे संविधान की कुछ अनुसूचियां देख लेते हैं। कुछ अर्थात संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। तो हम 12 अनुसूचियां देख लेते हैं कौन सी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। तो भारतीय संविधान के मूल जो अनुसूचियां थी, मूल संविधान में कितनी 8 थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर प्रथम अनुसूची की बात करें तो इसमें लिखा है भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें लिखा गया है 28 राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है इसमें। द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत देखें हम तो इसमें संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन का उल्लेख है, जिनको संवैधानिक पद है जिनके जैसे निर्वाचन आयोग, तो इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। और इसमें उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है क्योंकि जो उन्हें वेतन प्राप्त होता है उन्हें सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन नहीं है। वो जो राज्यसभा के सभापति का कार्य करते हैं उसके लिए उनको वेतन दिया जाता है। तीसरी अनुसूची की बात करें, इसमें लिखा है संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, कि कौन कौन से पदाधिकारी हैं जो संवैधानिक पद धारण करते हैं उन्हें शपथ कौन सी लेनी है। पर इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख नहीं है। इनका जो इनसे संबंधित अनुच्छेद है अर्थात भाग 5 और राज्यपाल के लिए भाग 6, वहीं पर इनकी शपथ का उल्लेख मिलेगा। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा के निर्वाचित स्थानों के बारे में जो आवंटन का जो प्रावधान किया गया है उसमें चौथी अनुसूची के अंतर्गत लिखा गया है राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में हमें जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। 6ठी अनुसूची में हम देखें तो इसमें 3 राज्यों को विशेष रूप से असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इस क्षेत्र में होने वाले प्रशासन का उल्लेख हमें यहाँ मिलता है। 7वीं अनुसूची में हमें केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा मिलता है, जहाँ हमें 3 सूचियाँ देखने को मिलती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है और मूल रूप से जब संविधान बना था इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय है।
जैसे आप देख सकते हैं देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, तार और परमाणु शक्ति यह केंद्र सरकार संघ सूची के अंतर्गत आती है। राज्य सूची, इसमें विषयों में देखें हम तो इस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है और मूल रूप से जब संविधान बना था इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में इसमें 61 विषय है। पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, न्यायिक विभाग ये राज्य सूची में आते। समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है इस पे और केंद्र के कानून को मान्यता मिलती है। अगर केंद्र भी बनाता है और राज्य ने भी कानून बनाया तो केंद्र का जो कानून रहेगा उसे मान्यता मिलेगी। मूल रूप से 47 विषय थे समवर्ती सूची में, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय शामिल है, जैसे दीवानी फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, आर्थिक नियोजन, वन, श्रमिक संघ, जनसंख्या, मापतोल, वन्य जीव, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। आगे हम देखें 8वीं अनुसूची, इसमें हमारी कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब मूल संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था। तो विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है। अगर हम देखें किन किन संविधान संशोधन के द्वारा भाषाएं बढ़ी है, 14 से 22 हुई है। तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसके तहत एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया, जिससे 15 भाषाएं हो गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे संविधान में संख्या कितनी हो गई भाषाओं की? 22 हो गई। 9वीं अनुसूची, इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था और इसमें प्रावधान था कि जो भी विषय इसमें शामिल कर दिए जाएंगे उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात न्यायालय में नहीं जाया सकता उन विरुद्ध। तो इसमें जो भूमि सुधार से संबंधित कानून थे, अर्थात जो बड़े जागीरदार थे पहले देश आज़ाद होने के बाद, उनसे भूमि सरकार के द्वारा ली गई और अन्य लोगों को वितरित की गई। तो उसके लिए जो भूमि सुधार से संबंधित कानून थे इसमें शामिल किया था। लेकिन केशवानंद बनाम केरल राज्य का जो न्यायिक केस हुआ था उसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद जो 9वीं अनुसूची में कानून शामिल किए जाएंगे और ये संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करते हैं तो उनको चुनौती दी जा सकती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा कि जो 9वीं अनुसूची में शामिल है उस पर न्यायालय नहीं जा सकता, उस पर जाया जा सकता है अगर वो संविधान की मूल संरचना है उसका खंडन करते। 10वीं अनुसूची, यह 52वें संविधान संशोधन 1985 में शामिल किया गया है और यह दल बदल से संबंधित है, अर्थात एक दल से आप जीत कर आए और उस दल से जीतने के बाद आप दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकते। तो यह 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। अगर हम देखें तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में दल बदल को पूर्णतः पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसी संविधान संशोधन से कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसका आकार 15% से अधिक नहीं होगा। 11वीं अनुसूची में लिखा है हमारी पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 कार्यों का वर्णन है जो पंचायतों को करने का अधिकार प्राप्त है। और 11वीं अनुसूची हमने 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी है और यह अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची, यह नगर पालिकाओं को अधिकार प्राप्त करती है और इसमें 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है और इसे हमने 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो ये हमारी मुख्य अनुसूचियाँ थी और उसमें क्या क्या प्रावधान है, अर्थात उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, यह देखा हमने। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो अभी आरबीआई के द्वारा रेपो रेट निर्धारित की गई है 6.5। अगर हम देखें मौद्रिक नीति समिति, रेपो रेट का निर्धारण कौन करती है? तो मौद्रिक नीति समिति रेपो रेट का निर्धारण करती है और इस मौद्रिक नीति समिति की स्थापना हुई थी 27 जून 2016 को। अगर हम देखें किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी, तो उर्जित पटेल समिति की अनुशंसा पर हुई थी और इसमें 6 सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति समिति में। 3 सदस्य आरबीआई द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार नियुक्त करती है और इसका अध्यक्ष जो हमारा आरबीआई गवर्नर होता है तत्कालीन उस समय का, वह इसके अध्यक्ष होते हैं। स्थापना क्यों गई? जो मुद्रास्फीति की दर है, जो महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन, उसे 2 से 4 के मध्य रखना इसका कार्य होता है। हर 2 माह में इसकी क्या होती है? बैठक होती है और यह मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हैं। तो साल में इसकी 6 बार बैठक होती है। कितने? 6 बार बैठक होती है मौद्रिक नीति समिति की। रेपो रेट अभी वर्तमान में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पिछली बार थी वही रेपो रेट रखी है। 6.5 इसकी रेपो रेट रखी गई है। ठीक है।
और अगर हम देखें रेपो रेट मतलब क्या होता है, तो अगर हम देखें आरबीआई और बैंक, जो बैंकों का बैंक है अर्थात जो रेगुलेट करता है वह आरबीआई है, और दूसरे अन्य बैंक जहां हम जाते हैं, अगर इन बैंकों को उधार लेना है आरबीआई से और जिस दर पर आरबीआई उधार देती है उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट। अर्थात 100 रुपये लिए और आरबीआई कितना ब्याज लेगी अब इन बैंकों से, इसे कहते हैं रेपो रेट, और यह अल्पकालिक समय के लिए उधार दिया जाता है। रेपो रेट का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका मतलब है रीपर्चेज ऑप्शन। क्या है, रीपर्चेस ऑप्शन इसका फुल फॉर्म है। आगे हम देखिए आरबीआई, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस आयोग की अनुशंसा पर, यंग हिल्टन या इसे शाही आयोग भी कहा जाता है, इस आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। और एक्ट कौन सा है, तो 1934 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई। इसका लोगो क्या है, तो इसका लोगो है बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष इसका लोगो है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बने, तो ओसबोर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो वह सीडी देशमुख थे। वर्तमान में हमारे शक्तिकांत दास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है अभी हाल ही में, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ है। हिंद महासागर सम्मेलन, इसकी शुरुआत 2016 से होती है और इसका आयोजन कौन कौन करता है, तो इसका विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन, कौन, विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन, ये दोनों इसके आयोजक होते हैं। और इस बार 7वां सम्मेलन कहाँ पे, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और इसमें किसने भाग लिया है, तो भारत के विदेश मंत्री जो एस जयशंकर साहब, इन्होंने इसमें भाग लिया है। और इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है एक स्थिर धारणी हिंद महासागर की ओर, टूवर्ड्स अ स्टेबल सस्टेनेबल इंडियन ओशन, इसकी क्या है, थीम है इस वर्ष की। यूएई की राजधानी क्या है, तो अबुधाबी इसकी राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, टका यहाँ की मुद्रा है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे, और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है और कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। अगर हम देखें अंध महाद्वीप, तो किसे कहा जाता है, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है हमारा, इसे कहा जाता है अंध महाद्वीप। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश। अर्धरात्रि का सूर्य या अर्धरात्रि का दिन किसे कहा जाता है, तो इसे नॉर्वे को कहा जाता है अर्धरात्रि का सूर्य। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर, किसे, कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। आगे हम देखते हैं G20 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है दिल्ली भारत मंडपम में। वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 21वां सदस्य इसमें कहाँ कौन बना है दिल्ली में जिसका आयोजन हुआ, तो अफ्रीकन यूनियन बनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, अदीस अबाबा इथोपिया में इसका मुख्यालय है अफ्रीकन संघ का। इसकी स्थापना कब होती है G20 की, तो 1999 में इसकी स्थापना होती है। ब्रिक्स की बात करें तो 2023 में इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका में हुई थी और यहाँ पर 5-6 देशों को इसमें शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन अर्जेंटीना में इसे मना करने के बाद इसमें 5 देश अभी शामिल हुए हैं, मिस्र, ईरान, यूएई, इथोपिया और सऊदी अरब। अब इसमें कुल 10 देश हो गए, 5 पहले के और 5 नए शामिल हुए। मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है फर्स्ट बार, और इसे क्वाड समूह भी कहा जाता है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 देश शामिल है क्वाड में। घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्स कहा जाता है, अर्जेंटीना में पंपास, वेनेजुएला में लानोज, हंगरी में पुस्ताज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। यूएसए में क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है यहाँ पे प्रेरीज, क्या प्रेरी कहा जाता है, और यह किसके, गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यूक्रेन और रूस वाला जो क्षेत्र है इसमें क्या कहा जाता है, स्टेप भी कहा जाता है घास के मैदानों को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल चॉइस अवार्ड किसे मिला है, कौन सा, पीपुल चॉइस अवार्ड, तो यह मिला है आइसबेट को। किसे, आइसबेट को। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है आइसबेट को। अर्थात यह चित्र है बर्फ को ध्रुवीय भालू की तरह उपयोग, मतलब बर्फ को ध्रुवीय भालू की क्या, बेड की तरह उपयोग किया गया है, अर्थात भालू सोया हुआ था ध्रुवीय बर्फ पर। यह फोटो कहाँ पे, नॉर्वे में ली गई है और फोटोग्राफर का नाम है नीमा सारिखानी और ये यूके इंग्लैंड की है। वैजयंती माला
को भी हाल ही में पद्म विभूषण मिला है 2024 में, और यह भरतनाट्यम से संबंधित है नृत्यांगना। मिथुन चक्रवर्ती जी को पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। रोहन बोपन्ना को अभी पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और यह टेनिस डबल में अभी विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी है डबल्स में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शमी को भी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कितने खिलाड़ियों को दिया गया इस वर्ष? 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, और इसकी इनामी राशि 15 लाख रुपए है। और इसके प्रारंभ कब हुआ था? 1961 से अर्जुन अवार्ड दिए जा रहे हैं। सात्विक और चिराग ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है, और इन्हें इस वर्ष का मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त हुआ है, जो खेल का सर्वोच्च अवार्ड है। और इसकी राशि कितनी है? तो 25 लाख इसकी राशि है, और 1991-92 से यह अवार्ड दिए जा रहे हैं। पूर्व में इनका नाम राजीव गांधी अवार्ड थे, और यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। दिव्य कीर्ति सिंह, इन्हें घुड़सवारी में अभी अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है, और घुड़सवारी में यह अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। आईसीसी क्रिकेटर वनडे क्रिकेटर किसे घोषित किया गया है? तो यह विराट कोहली को घोषित किया गया है आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तेलंगाना के साथ। अगर हम देखें, इसरो और तेलंगाना के मध्य एमओयू हुआ है, और इसमें कहा गया है कि जो ड्रोन के पायलट होंगे उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा। और ड्रोन के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए ऐसा समझौता भारत में पहली बार हुआ है। ड्रोन अर्थात क्या? अनमेंडेड एरियल व्हीकल, अर्थात ये मानव विहीन क्या विमान होते हैं। ये किस क्षेत्र में उपयोग होंगे? यह कृषि के क्षेत्र में उपयोग होंगे, कीटनाशकों के छिड़काव और उर्वरकों के छिड़काव में इसका उपयोग होगा। तेलंगाना की बात करें तो यह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य के रूप में बना था। विधानसभा की यहाँ 119 सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें। वर्तमान में यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी जी, गवर्नर है यहाँ के तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है। अमराबाद और मृगनयनी ये दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ? तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। एस सोमनाथ जो इसरो के क्या है? अध्यक्ष हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली। इसरो की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में क्या है? इसका मुख्यालय स्थित है। और ये कहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण करता है? तो जो सतीश धवन अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पे? सतीश धवन अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पर स्थित है ये? तो यह आंध्र प्रदेश के जो पुलिकट झील है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, श्री हरिकोटा में। कहाँ पर? श्री हरिकोटा यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है, अर्थात सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ रहता है? तो यह लंदन है। टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स विश्व का सबसे धीमा शहर, पहले स्थान पर पूरे विश्व में लंदन है, और दूसरे स्थान पर है डबलिन जो कि आयरलैंड की राजधानी है। अगर हम भारतीय शहरों की बात करें तो भारतीय शहरों में 6ठे स्थान पर है बेंगलुरु, और 7वें स्थान पर है पुणे। अर्थात टॉप 10 में भारत के 2 शहरों का नाम है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह थेम्स नदी के किनारे स्थित है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है वह लंदन में स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में किसका मुख्यालय है? जो नाटो है, अमेरिकी समर्थन देशों का समूह, तो इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और यूरोपियन यूनियन इसका मुख्यालय भी कहाँ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक है 80वीं। ग्लोबल इन्वेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है कौन सा? 40वां स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। शेयर मार्केट में भारत का स्थान है चौथा। कौन सा है? चौथा। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान, और भारत का स्थान है चौथा, जो हांगकांग को पीछे रखकर इस बार चौथे स्थान पर आया है। तो 5वें स्थान पर है हांगकांग। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक चौथी, अर्थात किस देश की सेना कितनी मजबूत है? पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर रूस, और तीसरे स्थान पर चीन है। भारत का चौथा स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 127, और इसे जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। हंगरी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 111। शांति और खुशहाली दोनों इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 126। क्रिप्टो एडॉप्शन में भारत की रैंकिंग है पहले स्थान पर। जलवायु परिवर्तन में भारत का 7वां स्थान है, और टॉप 3 में
कोई भी देश नहीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां है, 161। अगला प्रश्न है, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। जल योद्धा पुरस्कार यह नई दिल्ली में दिए गए हैं और जो गजेंद्र सिंह शेखावत थे हमारे जल शक्ति मंत्री, इनके द्वारा प्रदान किए गए। जल योद्धा यह नोएडा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को और भारत सरकार मिलकर इस पुरस्कार को देती है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो जो सीवेज उपचार है, जो गंदा पानी उसका उपचार करना और जल को रीयूज करने के क्षेत्र में यह दिया जाता है। मोटो जीपी रेस हाल ही में भारत में पहली बार कहाँ हुई है? तो यह ग्रेटर नोएडा में हुई है, बुद्ध सर्किट में, और इसका विजेता रहा है मार्को बेचेजी, जो इटली के निवासी हैं, और इसका टाइटल स्पॉन्सर था इंडियन ऑयल। 26 जनवरी 2024 में परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो जो मंत्रालय की श्रेणी है इसमें संस्कृति मंत्रालय को मिला है और राज्यों की श्रेणी में उड़ीसा की झांकी को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार अग्रणी राज्य कौन सा है? राज्यों की श्रेणी में पूछ रहा है तो राज्य है महाराष्ट्र पहले स्थान पर और एमपी दूसरे स्थान पर है। और शहर कौन से? तो इंदौर और सूरत दोनों पहले स्थान पर है। गंगा के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन से है? वाराणसी और प्रयागराज है। अगर हम देखें नोएडा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है नोएडा का। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे का जीवाश्म कहाँ पर खोजा गया है? तो इसका स्कॉटलैंड में अभी जीवाश्म प्राप्त हुआ है। सियोप्टेरा इब्रान से यह उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म कहे गए हैं और स्कॉटलैंड में प्राप्त हुए हैं। आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व इनका युग था, किनका? जुरेसिक काल में डायनासोरों का। आगे हम देखते हैं, दुर्लभ गोल्डन टाइगर अभी हाल ही में कहाँ दिखा था भारत में? तो इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है, असम में, और यह एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और जो ब्लैक सफारी ये कहाँ पे प्रारंभ हुई है विश्व की पहली? तो यह भी भारत में प्रारंभ हुई है। कहाँ पे? जो उड़ीसा का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर प्रारंभ की गई है। हिम तेंदुए भारत में सर्वाधिक कहाँ पाए गए? तो अभी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए हैं और यहाँ का राजकीय पशु भी हैं यह। और किर्गिस्तान देश ने अपना राजकीय प्रतीक अभी हाल ही में किसे? हिम तेंदुए को घोषित किया है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? यह 1972 में हुआ था और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास के लिए पहला सम्मेलन था विश्व में। और इसके बाद 1973 में भारत में कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया? पहला कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाया? तो वह था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और यह कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में इसका नाम है। अगला प्रश्न है, डांसिंग डियर संघाई किस राज्य में पाई जाती है? जो डांसिंग डियर जो हिरण है संघाई, यह मणिपुर में पाए जाते हैं। और यहाँ पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और मणिपुर में ही कौन सी झील है? तो यहाँ ही लोकटक झील है, जो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस्त मोचे महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ अभी लद्दाख में हुआ है। दोस्त मोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, या जो बौद्ध मठ होते हैं वहाँ पर, और इसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। और यह बुराई के अंत के लिए किया जाता है और मुख्य रूप से लेह और लिकिर इन 2 क्षेत्र में हुआ है। अगर हम देखें लोसांग फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो यह सिक्किम में होता है। लेकिन लोसर फेस्टिवल कहाँ? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगह होता है। सिंथन सिनो फेस्टिवल कहाँ पे होता है? यह जम्मू कश्मीर में होता है। ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। हेरात फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में होता है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर होता है? तो यह झारखंड में होता है सरहुल फेस्टिवल। बथुकम्बा और बोनालू यह तेलंगाना में होने वाले त्यौहार हैं। थाईपुसम फेस्टिवल यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ पर प्रारंभ की है? तो यह ए और बी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ने प्रारंभ किया है। किलकारी मोबाइल स्वास्थ्य पहल है यह गर्भवती महिलाओं के लिए, और इसमें 72 ऑडियो मैसेज मिलेंगे, अर्थात 72 ऑडियो मिलेगी, जिसमें बच्चों को किस प्रकार से पालन पोषण किया जाए इसके बारे में गाइडेंस दिया जाएगा। तो इसमें दूसरी तिमाही से बच्चे के जन्म के 1 वर्ष बाद तक के ऑडियो मैसेज उपलब्ध होंगे। और इसमें एक काल्पनिक डॉक्टर भी रहेगा जिसे अनीता कहा जाएगा,
या उनका नाम अनीता होगा और यह ऑडियो इनकी आवाज़ में यूज़ होगी। आगे हम देखें, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? तो यह राजस्थान के द्वारा की गई है। मिलेट्स के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद में। इसे क्या नाम दिया गया है? श्री अन्न। और 2023 का जो हमारा वर्ष था यह भी मिलेट्स अर्थात मोटे अनाजों का वर्ष था। और 2024 यह किसके लिए है? केमलिट्स के लिए है। ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा। थालघाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यह मुंबई और नासिक को जोड़ता है थालघाट। कहाँ पे स्थित है ये दर्रे? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और जो भोरघाट है यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। गोदावरी और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्रयंबक की पहाड़ी से और कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर पहाड़ी से। इन दोनों का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र से इन दोनों का उद्गम होता है। और जो कावेरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है कर्नाटक से। कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब देखें हम आगे, तो 11वां है यह, यूएई ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया यूएई के द्वारा और यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो थैंक यू दोस्त, अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट अवश्य करें। अब हम आगे कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन लिंक से जुड़कर आप यहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कैंसर के मामले किस में दर्ज हुए हैं? तो फेफड़ों के कैंसर के। हाल ही में ADB भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? मिया ओका को नियुक्त किया गया है। हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा की रोकथाम विधेयक 2024 में जुर्माने की राशि कितनी है? 1 करोड़ रुपए। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता किसके द्वारा पारित की गई है? उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में FAO और WHO की मसालों की पाक जड़ी बूटियों का कोडेक्स समिति का बैठक कहाँ पर? कोच्चि में हुई है। हाल ही में विज्ञानजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए। हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सटेंशन टनल जिगरथंडा का किसने किया है विकास? तो इसका IIT कानपुर ने किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफायर मैच कहाँ पे होगा भारत का? तो यहाँ पे होगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम यह राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, इसके तहत जो वयोवृद्ध है उन्हें 3000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो।